हम लोगों को क्लास 8th का सिलेबस थोड़ा देख लेना है कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोग बायो का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले मैं हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज सेल। पहला चैप्टर हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है पूरे बायोलॉजी का, हम लोग कह सकते हैं। एंड इसके बाद से जो चैप्टर है हमारा, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। आपके मॉड्यूल्स में भी चैप्टर्स होंगे, उसको सीरियली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर सेल रहेगा। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में, एनिमल्स में कैसे सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। फिर एक चैप्टर हमारे पास है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मैं अगर एडोलेसेंस की बात करूं तो एडोलेसेंस कहते हम लोग है टीनेजर जो स्टेज होता है किसी के भी लाइफ साइकिल में, तो हम कह सकते हैं उसी टीनेज को ही हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं, जिसमें कि सिंपली एक स्विच हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच जो स्विच होता है, एक ट्रांजिशन जोन जो होता है, इसी को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है वहां पे हम लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ना है। एंड इन्वायरमेंट में बेसिकली कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें पढ़ना है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर चैप्टर जो है हमारा वो है, एक चैप्टर है हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। लेकिन उससे पहले एक है हमारे पास, सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपके बुक का, वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, नोट नहीं करने की जरूरत है। ये तो चैप्टर्स का नाम है। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काइंडली म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। सो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है हमें। एंड लास्ट चैप्टर है, बायो में काफी ज्यादा है, टोटल 18 चैप्टर्स में 7 चैप्टर्स जो है वो बायोलॉजी के है आपके। लास्ट जो चैप्टर है वो है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। टोटल 18 चैप्टर्स है, इन विच 7 चैप्टर्स आर फ्रॉम बायोलॉजी। तो काफी बड़ा सिलेबस है हमारे पास, लेकिन एक एक करके हम लोग अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहला जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है सेल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सिलेबस था, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपको जो मॉड्यूल्स मिला है अवंती का उसमें भी है। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को सेल पढ़ना है। ठीक है, यहां से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट है। तो पहला चैप्टर है सेल। सेल पहला चैप्टर आया आपके क्लास में, एंड क्लास 8 से ही सेल के बारे में पढ़ना है। बेसिक नॉलेज कुछ सेल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पता होगा कि सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का एक यूनिट होता है, कि उसी के रेपिटेशन से उस ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बना होता है। तो सेल के बारे में सुना तो हम लोगों ने बहुत है,
लेकिन अब यहाँ जाके थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को भी हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सेल के बारे में और भी चीजें, कि सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में क्लास 8th में हमको जानना होता है। हाँ, सेल चैप्टर फर्स्ट नहीं है, चैप्टर 4th है, बिल्कुल। बायो की कॉपी एक ही बनानी है, एंड उसी में क्लास में ही आपको लिख लेना है, डबल काम नहीं करना है कि उसको रफ कर रहे फिर फेयर कर रहे। एक बार में ही, साथ साथ मैं समय दूंगा, आप लेके बैठो, आप लिखते चलना, क्योंकि आप ही का लोड बढ़ेगा कि एक बार लिखोगे रफ में फिर उसको फेयर करोगे, बिना मतलब वाला काम। तो देखिए, सबसे पहले सेल चैप्टर में स्टार्ट करें तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या व्हाट डू वी मीन बाय सेल, व्हाट डू वी मीन बाय सेल। व्हाट डू वी मीन बाय सेल, ठीक है। सेल से हम लोग क्या ही समझते हैं। तो अगर मैं सेल के डेफिनेशन की बात करूं कि सेल जो है कैसे डिफाइन होता है, तो नहीं आदित्य, दिक्कत होगा कॉपी में, क्योंकि आपको कौन सा चैप्टर सब चलता रहेगा ना, कहाँ लिखोगे, तो तीनों की एक एक कॉपी सेपरेट बना लीजिएगा। तो अगर हम बात करें, सर बायो की कॉपी एक ही ना बनानी है? हाँ, एक ही बनानी है। ओके सर। हाँ, सर तो इसको नोट करें? हाँ बिल्कुल। यस सर। देखिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर नोट करने का समय देंगे। अगर मैं सेल को डिफाइन करूं तो सेल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का के बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी वजह से इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो अगर डिफिनीशन की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the structural and functional unit, functional unit of all living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबका ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सर हम नोट कर लें? हाँ करिए। सर डन। ओके, सर सेल चैप्टर 4 है। हाँ सेल चैप्टर 4 है, तो बेसिक चैप्टर है इसीलिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर इसका पीडीएफ आ जाएगा ना ग्रुप में? हाँ पीडीएफ आ जाएगा। ओके सर। हाँ। देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया हमारा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं भाई, तो हम सिंपली कह सकते हैं क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबका बॉडी सेल या उसी के रेपिटेशन से ही बना होता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज body of all living organism, all living organism is made up of cell, is made up of cells।
सेल्स से ही बना होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी, इसीलिए सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अगर मैं फंक्शनल यूनिट की बात करूं कि फंक्शनल यूनिट हम लोग क्यों कह रहे हैं इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म, लिखिए मत तभी, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको जिंदा रखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इसको समय समय पे एनर्जी मिलता रहे। एनर्जी मिलता रहेगा तब ये सर्वाइवल स्टेट में रहेगा। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, तो भाई फूड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, फूड के फॉर्म में मिलेगा। तो एनर्जी जो है वो फूड के फॉर्म में मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे कि फूड के फॉर्म में एनर्जी लेना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड खाना अंदर आ जाता है, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जितना भी चीजें हम खाते हैं सारा का सारा हमारे लिए यूजफुल तो होता नहीं है, कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं जिसका टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूवल जरूरी होता है, एंड इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे तमाम प्रोसेस जो कि लिविंग लाइफ प्रोसेसेस इनको हम कहते हैं, ये सारा का सारा जो कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, वो सारा परफॉर्मेंस या सारा जो फंक्शन है वो एक सेल भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसी वजह से सेल को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहे, क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका बॉडी सेल से बना हुआ है। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए ना। हाँ हाँ बोल रहे। तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी सेल से ही बना होता है। और सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के नेसेसरी होते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस एक सेल भी दिखा रहा होता है। मतलब सेल में, एक सेल में भी न्यूट्रिशन होगा, उसमें भी रेस्पिरेशन होगा, उसमें भी एक्सक्रीशन होगा। इसीलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सर 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 फिर से बता दीजिए फंक्शनल यूनिट का। सर फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक, देखिए सर ये जो सेल होता है उसको ग्रो करने के लिए सर मतलब फंक्शनल यूनिट चाहिए रहता है सेम होता है। सर और व्हाट डू यू मीन बाय सेल से पूरा लिखना है। हाँ वहां से लिखना है। सर फंक्शनल सर यूनिट और फिर से स्ट्रक्चर एक बार सेम रिपीट होता है। कर दीजिए सर। हाँ कर दे रहे, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, कर दे रहे। सर स्ट्रक्चर को फिर से रिपीट कर दो। एक मिनट रुकिए। देखिए सिंपली हम कह रहे हैं कि सेल का जो डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको स्ट्रक्चरल इसलिए क्या है क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर यही सेल बनाता है, ठीक है। एंड इसको सर फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है सर? ढांचा, बनावट, व्हाट सर? बनावट, ढांचा। ओ हाँ देखिए, एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए जो जो प्रोसेस चाहिए होता है, जैसे सबसे पहला प्रोसेस है उसको खाना चाहिए होगा, उससे एनर्जी निकालेगा तो रेस्पिरेशन होगा, उसके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा उसको निकालेगा बॉडी से बाहर तो एक्सक्रीशन होगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक सेल भी दिखा रहा होता है, एक सेल भी दिखाता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो ये बात क्लियर समझ में आया कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? यस Okay. सर समझ में आ गया, चलिए लिखते हैं इसको। तो सेल को Yes, sir. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज all the life processes हाँ such as nutrition, respiration, excretion
excretion, etc., which are necessary for the survival of an organism are performed by a single cell, by a single by a single सेल। वो एक सिंगल सेल भी वो सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ, पीडीएफ चला जाएगा आपको, ये पूरा जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड का उसका पीडीएफ आ जाएगा आपके पास क्लास एंड होने के बाद। हो जाएगा तो बोलिएगा। Yes, cell is the smallest unit. लिख लिए सर, Done, लिख sir, लिए done, सर। Okay. Yes, नो cell सर, is... सर अभी डन नहीं, सर अभी लिखे नहीं। अच्छा, लिख लीजिए इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, सिलेबस का हमारे पास कोई प्रेशर अभी नहीं है क्योंकि सिलेबस हम लोग बहुत बिफोर स्टार्ट किए हैं एंड आप निश्चिंत रहिएगा, सिलेबस बिफोर टाइम ही आपका खत्म हो जाएगा। नवंबर टू दिसंबर के बीच आपका सिलेबस खत्म हो जाता है एंड इस बीच आपको ध्यान रखना है कि क्लास जो पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान रखना है। देखो, ज्यादा पढ़ना उड़ना नहीं रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ के पागल हो जाना है, इतना नहीं, लेकिन हाँ जितना समय आप पढ़ाई पे दीजिए ना 100% दीजिए, काम तुम्हारा ही बढ़ेगा। अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, एफिशिएंटली नहीं पढ़ोगे तो उसी चीज को बार बार पढ़ना ही पड़ता है। एग्जाम आता है तो कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको फिर पढ़ना ही पड़ता है। तो एक ही बार में बढ़िया से पढ़ना है कि हाँ जो पढ़े ठोक बजा के पढ़े अच्छे से। तो आपका काम है कि क्लास अच्छे से अटेंड करना है सिंसियरली। देखिए, हमारे पास अब तो क्लास तो ऑफलाइन हो ही रहा है डेली, लेकिन आपका ध्यान रहना चाहिए कि क्लास में जो ऑफलाइन क्लास रहे, मेरा सिर्फ रिवीजन क्लास रहे, वो आपके लिए एक बेनिफिट हो गया। एंड आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा सिलेबस, मेरा कवरेज हो रहा है कि नहीं। बुक से आपको सर। आप मॉड्यूल से जैसे जो टॉपिक हो जाएगा, एक मिनट लेट मी सर। कंप्लीट। हाँ, ओके सर। तो आपको ये मान लीजिए जो पढ़ाई हो गई, मॉड्यूल में जो इन क्लास क्वेश्चंस दिए हुए आपने खोल के देखा होगा मॉड्यूल, तो वहां पे इन क्लास क्वेश्चंस है, उनको आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ जो होमवर्क जो टॉपिक से रिलेटेड है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे हम नो सर, नो लोग सर। पढ़ते हैं। नो सर, नो अच्छा, सर। लिखिए 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 लिखिए। सर एक बात पूछना था हाँ, बोलिए। सर, ये ऑर्गेनिजम्स आर के बाद क्या लिखे हैं? ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड। परफॉर्म। ओके सर, हाँ, थैंक यू PERFORM। सर। अभी इरेज मत करिएगा। ठीक है, लिखिए लिखिए, 2 मिनट दे रहे, लिख लीजिए। यस सर। सर सिंगल के बाद क्या लिखे हैं? सर सेल लिखा है, सेल। सेल लिखा हुआ है, सेल।
ये मत कीजिए, जो भी कर रहा है ये मत कीजिए, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, काइंडली जो भी ये कर रहे हैं काइंडली ये मत करें स्क्रीन पे, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। सर आई हैव डन सर। हाँ, चलिए इरेज कर रहे हैं। ओके सर। अब देखिए नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोगों को, सारे लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज की क्लैरिटी नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो सेल का डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ हिस्ट्रीज के भी बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री रहा होगा सेल से रिलेटेड। तो एक टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सेल में। हिस्ट्री ऑफ सेल। सर ये रिकॉर्डिंग वाला थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। नहीं वो नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, हम साइड में लिख दे रहे। सर से छुप जा रहा है। अच्छा रुक जाइए, इधर लिख दे रहे। हिस्ट्री ऑफ सेल, कुछ हिस्ट्री है सेल का। अब देखिए हिस्ट्री में ये एसएसटी वाला हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे कि आपको डेट याद रखना है, आपको डेट वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो नाम आता है वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के। क्या इस साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना है क्या कभी? यस सर। ये पहले बहुत बार सुना है सर। सर सेल का डिस्कवर यही किए थे। हाँ सेल का डिस्कवर यही किए थे बिल्कुल सर बाई ये डेट सेल था। हनीकॉम्ब के द्वारा। हनीकॉम्ब के द्वारा नहीं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, उसको देखा था इन्होंने। और हाँ। पेड़ के छाल का डिस्कवर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही है, बहुत पढ़े हैं। चलिए देखिए 1665 में क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया, एंड स्टडी इन्होंने किया क्या भाई, इन्होंने एक ट्री ट्रंक था, ठीक है, हम ट्री ट्रंक बोलते हैं, एंड एक्चुअली ये ट्री ट्रंक था जो हमको सबसे आउटर लेयर नजर आता है ट्री ट्रंक पे, वो एक डेड लेयर रहता है, एंड इस लेयर को हम बार्क कहते हैं। बार्क, बार्क के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स ऑफ बार्क। सर बार्क का हिंदी सर? छाल, सेल्स ऑफ बार्क। और सर स्किन का मतलब सर छाल ही? किसके? हाँ सर स्किन का। स्किन का खाल। ओके खाल और छाल, हाँ ठीक है। तो सेल्स ऑफ बार्क, बार्क के जो सेल्स थे इन्हें हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं, कॉर्क सेल। अब इन कॉर्क सेल को क्या किया रॉबर्ट हुक ने, खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से इनको देखा। खुद माइक्रोस्कोप बनाए थे वो, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। सर इसको नोट करना है सर? रुक जाइए, लिख ले रहे तो नोट कर लीजिएगा। सर फिगर बनाएंगे? हाँ यस सर। देखिए तो इनको पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा। इनको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इन्होंने जब देखा तो एक्चुअली उस माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क सेल का कैसा स्ट्रक्चर इनको नजर आया। तो सिंपल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हेक्सागोनल रिंग्स नजर आ रहे थे इनको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। एंड ये हेक्सागोनल रिंग्स एक्चुअली थे कैसे भाई, तो ये हेक्सागोनल रिंग्स अंदर से हॉलो थे, क्योंकि ये हेक्सागोनल रिंग्स जो थे अगर मैं बात करूं तो सिंपली कह सकते हैं कि खाली ऊपर से एक लेयर था, एक मोटा दीवार था जिससे वो घिरा हुआ था, एंड इस दीवार को बाद में जाके जाना गया कि इसे ही हम लोग सेल वॉल कहते हैं।
यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल था, अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर से वो बिल्कुल ही खोखला था, खाली था। तो हॉलो स्पेसेस को, एक लैंग्वेज होता है ग्रीक लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज है ये सब, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जैसे ग्रीक सिंबल को यूज करते हैं। जैसे आपने एंगल के लिए थीटा वर्ड सुना है क्या? यस सर। थीटा, यस सर सुना है सर, शायद 12th में पढ़ाई होता है। हाँ अल्फा, सर साइन, हाँ साइन जो है, अल्फा बीटा गामा, ये सब सिंबल सुने हैं? यस सर, सर गामा साइन थीटा, हाँ हाँ, यस सर तो cos थीटा, यस सर। ये सब जो सर सिंबल्स ये सब होते हैं 10th एक्चुअली, में पढ़ाई होता है। हाँ मैथ्स में, ठीक है। यस तो सर। सर ये एक जो, थीटा में 90% होता है। नहीं नहीं 90% नहीं होता है, किसी भी एंगल को थीटा बोल सकते हैं। तो देखिए सिंपल, ये जो मैथ्स हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे उन सिंबल्स को, एक्चुअली वो ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल्स है। कोई भी लैंग्वेज एक्चुअली जो भी सिंबल्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, या जितने भी आगे हम लोग जब क्लास 9th में डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा हम लोगों का साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, वहां पे आएगा साइंटिफिक नेम्स। एंड साइंटिफिक नेम्स जो थे वो एक्चुअली हम कह सकते लैटिनाइज्ड होते। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आपने मैंगो का तो नाम सुना है, अभी बड़ा ही अच्छा फल रहता है। इसका जो बायोलॉजिकल या बोटेनिकल नेम होता है वो मैंगो नहीं होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। हाँ मैंगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। तो सिंपली ये जो टर्म है मैंगीफेरा, ये एक्चुअली है क्या, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होता है। डेड लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि इसको वर्ल्ड में कहीं ना तो बोला जाता है, ना तो इसको लिखा पढ़ा जाता है। तो जिसको बोला नहीं जाएगा, लिखा पढ़ा नहीं जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट का चांस भी नहीं होता है। जैसे मान लो आज हम बुक को बुक बोलते हैं, कल हो सकता है बुक को 100 साल या 200 साल बाद कुछ और नया टर्म हो जाए हमारे पास। इंग्लिश में बुक को हो सकता है दूसरा वर्ड से हम रिप्लेस कर दे, Sir, चेयर your को दूसरे sound is वर्ड से not रिप्लेस कर coming. दे। Sir, your sound is not coming. ओके, सर योर साउंड इज वेरी वेरी क्लियर सर। तो देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो भी वर्ड्स होते हैं साइंस में, एक्चुअली वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो होता है वो एक्चुअली क्या है, डेड लैंग्वेज है, ठीक है। जब ये डेड लैंग्वेज है एक्चुअली, तो इसको वर्ल्ड में ना तो कहीं पे बोला जाता है, ना तो लिखा पढ़ा जाता है। जब लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं होता है। इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो 100 साल तक, 500 साल तक वो उसी नाम से जाना जाएगा। इसी वजह से लैटिन लैंग्वेज को यूज किया जाता था नाम लिखने के लिए, साइंटिफिक नेम्स। तो लैटिन लैंग्वेज में हॉलो स्पेसेस, जो कि रॉबर्ट हुक को नजर आया, हॉलो स्पेसेस सेल्स के अंदर, तो इन हॉलो स्पेसेस को ही लैटिन लैंग्वेज में सेलुली कहा जाता है, ठीक है, लिटिल रूम या सेलुली कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज में। तो ये काफी बड़ा वर्ड था ये लैटिन में, एंड बाद में जाके कंटिन्यूअस सेलुली यूज किया जा रहा था। तो इंग्लिश में हमेशा, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें शॉर्ट वर्ड्स यूज किया जाता है। तो इसका उली हट गया, ये बन गया सेल, ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश में। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली डिस्कवर क्या किया था, डेड सेल को, क्योंकि इसमें जो से बाउंड्री ये नजर आ रहा था, ये क्या था भाई, ये सेल वॉल था, ये सेल वॉल था। सेल वॉल क्योंकि एक डेड स्ट्रक्चर पहले से ही रहता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स को डिस्कवर किया था एक्चुअली वो क्या था, डेड सेल था। सेल वॉल एक बाउंड्री से, एक बाहर बाउंड्री से वो घिरा हुआ था, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। एंड सेल वॉल क्योंकि पहले से ही एक डेड स्ट्रक्चर होता है, तो वो सेल में पाया जाता है, डेड रहने पे भी और लिविंग रहने पे भी। मतलब सेल वॉल डेड सेल में भी पाया जाता है, लेकिन अंदर का कोई भी चीज डेड सेल में नहीं रहता है। मतलब अंदर आगे जाके हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली लिविंग होते हैं। तो लिविंग सेल में तो ये सब पाया गया अलोंग विद सेल वॉल। लेकिन जब सेल मर जाता है तो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है,
खाली हो जाता है पूरा का पूरा कंपार्टमेंट और बाहर सिर्फ एक रिजिड वॉल ही रह जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स को डिस्कवर किया था एक्चुअली दे वेयर डेड सेल। एंड अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो शेप इसका कैसा लग रहा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। तो आप देखोगे कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। ठीक है, एक पॉइंट मैं लिख ले रहा हूं, फिर आप नोट डाउन कर लेना स्टार मार्क करके। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। तो सर फोटो भी बनाना है? हाँ ठीक है। सर प्लीज रिपीट इट्स वंस अगेन। ओके, फर्स्ट आप लिख लो, फिर मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। ओके सर। सर डन सर। 2 मिनट रुक जाइए, सारे लोग लिख लेते हैं। ओके सर। डन सर। सर अभी इरेज मत करिएगा। आई हैव डन सर। हो गया सारे लोगों का? नो सर, नो सर। सर अभी सर सर नो सर अच्छा नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो। सर सर हॉलो स्पेस के नीचे क्या लिखे है? सर हेलो। हॉलो स्पेसेस के नीचे सेलुली लिखे है, CELLULAE। सर ये सेल्स ऑफ बार्क के नीचे क्या है? कॉक सेल। कॉर्क सेल, CORK, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल कहते हैं। सर ये सेल्फ मोड माइक्रोफोन ये वाला इधर वाला सेल उल वाला। क्या सेलुल वाला? क्या तुम पढ़ रहे हो? सर यहाँ लिखे आप सेल्फ मोड माइक्रोफोन। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। यस सर। तो सर ये माइक्रोस्कोप इधर वाला है, इधर वाला है। कौन वाला? इधर वाला कहीं वाला नहीं है, ये कॉर्क सेल को लिए। अब माइक्रोस्कोप का फिगर थोड़ी ना बनाते हैं यहाँ।
यस सर। तो इनको खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा। सर ये क्या लिखा है, से बोर्ड? कौन सा बाबू? सर ये कॉक सेल के बगल में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सर यहाँ सर सेल इंग्लिश लिखा हुआ है क्या? हाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। डन सर। ओके, so give just 1 minute to others for completion. हो गया? अभी रुक सर, I have फिगर done, sir. सर अभी नहीं हुआ है। I have done, sir. I have done, sir. सर रुक जाइए। जल्दी लिखिए भाई। सर फिगर खराब बनेगा तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर? नहीं, ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए खराब, बस 2-3 थप्पड़ लगेगा और क्या होगा। सर फिगर बना रहे हैं सर, 2 मिनट रुक जाइए। बहुत टफ फिगर है सर ये पत्थर वाला बन ही नहीं रहा। अरे जैसा तैसा बना दो, क्या कौन देख रहा है। अब तो हो जाना चाहिए यार। नो सर 1 मिनट सर। सर फिगर तो हो गया, बस इतना बाकी नहीं, कल क्लास बंद नहीं होगा, शाम वाली क्लासेस बंद होंगी कल सैटरडे, लेकिन आज का जो रिपीटेशन क्लास है ऑफलाइन में वो कल रहेगा मॉर्निंग में। सर कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगा? नहीं, कल रूटीन में नहीं ना है। नो सर, फ्राइडे तक। हाँ फ्राइडे तक ही रहेगा। सर फिर संडे को भी नहीं होगा सर? क्या सर संडे को भी नहीं होगा? नहीं, संडे को भी नहीं होगा। एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, सैटरडे संडे तो ऐसे बंद रहता है, सैटरडे हम लोग क्लास नहीं लेते क्योंकि मान के चलिए आपका हर एक सैटरडे बीच के टेस्ट ही रहता है सैटरडे को, तो टेस्ट होगा तो इसलिए ऑक्यूपाइड रहता है वो आपका स्लॉट, इसीलिए हम लोग क्लास नहीं लेते। तो सर होगा? सर इस सैटरडे को होगा? नहीं, इस सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा आपका। ऐसे मैं रूटीन में बता दे रहा हूँ, इसीलिए 5 डेज अ वीक क्लासेस होती हैं, सैटरडे को टेस्ट होता है, एंड जो भी एक्स्ट्रा हम लोग का एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी एक्टिविटी है तो सैटरडे को ही होता है, तो इसी वजह से सैटरडे को ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलता है? नहीं, सैटरडे को ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगा आपका। कल ऑनलाइन क्लास नहीं। एंड मोस्टली नेक्स्ट वीक से आपका क्योंकि 2 क्लासेस होंगी शेड्यूल, एसएसटी और इंग्लिश भी होगा। तो सर एग्जाम के लिए सर वहाँ सेंटर पे आना है? अब भी कोई ये चीज डिसाइडेड नहीं है। हाँ, ये जो भी टेस्ट होता है वो ऑफलाइन ही होगा, अगर सिचुएशन फेवरेबल रहे तो आना अलाउड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लेकिन एकदम ही लॉकडाउन होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली हमारी कोशिश है कि सारी चीजें ऑफलाइन हो तो बेहतर हो, क्योंकि समझ में ज्यादा आता है। ऐसे एक समझो एक मेंटली स्टिग्मा भी ये चीज है कि ऑनलाइन में हमको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर ऐसे हम लोग देखें तो समझने की कोशिश की जाए तो सिर्फ वर्चुअल क्लासरूम हो गया और कोई नहीं है। एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है आमने सामने का, लेकिन एक फील है कि कम से कम कनेक्टिविटी है। बिल्कुल। तो ये पर्सन टू पर्सन है, चॉइस पे, किसी को ऑनलाइन अच्छा किसी को लगता है, ऑनलाइन अच्छा लगता है, किसी को ऑफलाइन अच्छा किसी लगता को है। ऑफलाइन अच्छा लगता है सर। ठीक है, तो आपको तो आप हम कह सकते हैं कि आप सर किसी का, आपका आवाज 2 बार रिपीट हो रहा है। मेरे को भी सुनाई दे रहा है। अच्छा, नो योर वॉइस इज क्लियर। कल का मैंने बता दिया, कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, सेम क्लास का रिपीटिशन, एंड नेक्स्ट आपको सैटरडे को और संडे को रूटीन मिल जाएगा नेक्स्ट वीक का। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ सेल की हम बात करें तो पहला नाम रॉबर्ट हुक का आता है, तो कहीं भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ये मेरा सर क्यों आपका आवाज आवाज नहीं दो आ बार रहा है? सर वॉइस 2 बार रिपीट हो रहा है सर। सर आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। सर आपका वॉइस अब तो सबका रिपीट हो रहा था यार, रुक जाओ, कोई मत यस सर, अनम्यूट सबका हो, हो रहा है। कोई मत बोलो, रुक जाओ 1 मिनट। यस सर सबका हो रहा। सारे लोग म्यूट ही रहिएगा। ऑफलाइन क्लास 6:30 से रहेगा, जो रोज रह रहा है। आप कहाँ चेंज, कहाँ है शेड्यूल? सुबह में रह रहा है ना, क्लास करने आ रहे होगे आप। तो देखिए सर 6 बजे तक होता है। 6 बजे से ना? यस सर, 6 बजे तक होता है ना। नहीं, मैं मॉर्निंग की क्लास की बात कर रहा हूँ। ओ ठीक। सर वो तो सर आपका 30 आवाज तक डबल है आ रहा है, सर आपका आवाज डबल आ रहा है। सर आपका आवाज डबल आ रहा है। सबका आवाज डबल आ रहा है। सर ये आपका क्या आवाज हो गया? डबल आ रहा है, सर आपका आवाज डबल आ रहा है। देखिए तो हिस्ट्री ऑफ सेल की हम बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम पहली बार आ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, या इन्हीं को हम लोग सेल का डिस्कवरर भी मानते हैं। लेकिन हम लोग लुएन हुक का भी नाम आता है, क्योंकि पहला जो लिविंग सेल था लुएन हुक ने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो नेक्स्ट नाम है एंटोन वॉन लुएन हुक का। एंटोन वॉन लुएन हुक। मैंने म्यूट किया है सबको, तो किसी को भी कुछ पूछना होगा तो आप चैट में पूछ लेना, क्योंकि आवाज इको हो रहा है बहुत ज्यादा। आदित्य डॉट बनाना बंद करिए। देखिए तो दूसरा नाम है एंटोन वॉन लुएनहुक का। यहां पे 1674 में 1674 में क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले सेल को क्या किया कि डिस्कवर किया, और जो सेल डिस्कवर इन्होंने किया था वो डेड सेल था, सॉरी लिविंग सेल था। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था रॉबर्ट हुक के बारे में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के छाल को लाया, पेड़ के छाल को लाके उसके सेल्स को तोड़ के उसको अपने बनाए माइक्रोस्कोप में देखा। तो अपने बनाए माइक्रोस्कोप में देखा तो अंदर से पूरा का पूरा जो सेल था वो हॉलो था, एंड हॉलो होने के साथ साथ वो चारों तरफ से एक रिजिड बाउंड्री से घिरा हुआ था, एंड इस बाउंड्री को हम सेल वॉल कहते हैं। अंदर से हॉलो था, तो हॉलो स्पेसेस या लिटिल रूम्स को लैटिन लैंग्वेज में सेलुली कहा जाता है। इसी वजह से सेलुली से सेलुली करते 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 इंग्लिश में वो सेल बन गया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली डेड सेल था। तो लुएन हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। लुएन हुक, लिविंग सेल के डिस्कवर लुएन हुक है। तो आप देखोगे कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन
he was the first person to discover living cell एंड इन्होंने लिविंग सेल को क्या डिस्कवर किया, ये भी खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में देखे थे। एंड जो लिविंग सेल एक्चुअली ये डिस्कवर किए थे वो पॉन्ड वाटर लेके आए थे। पॉन्ड वाटर को एक ड्रॉप ऑफ वाटर में इन्होंने देखा कि कुछ स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो मूव कर रहे हैं। बाद में जाके उन्होंने कहा कि ये तो वही स्ट्रक्चर है जो कि रॉबर्ट हुक ने बताया था, मतलब ये सेल है एंड ये सेल लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि उतना डिटेल उस समय, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग तो माइक्रोस्कोप था नहीं कि उतना डिटेल में उसका स्ट्रक्चर देख सकते थे हम लोग, तो पहले लिख लीजिए, पहले हम लिख ले रहे हैं फिर नोट करिएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका, एंड लुएन हुक ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के डायग्राम को ड्रॉ किया था। एक्चुअली उन्होंने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो कोई और सेल नहीं था, एक बैक्टीरियल सेल था। बाद में जाके लुएन हुक ने ही क्या किया, बैक्टीरिया के डायग्राम को भी ड्रॉ किया। तो अभी तक एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था रॉबर्ट हुक, दूसरा साइंटिस्ट है लुएन हुक। पॉइंट याद क्या क्या रखना है, देखिए अब पढ़ाई कभी भी आप ऐसे मत करिए कि आपको क्वेश्चन आंसर है उसको रट लिए फिर पास हो गया, एग्जाम में हो गया, खत्म हो गया आपका टास्क। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़िए, आप सिलेबस कवरेज पे पढ़िए कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लुएन हुक की बातों में हमको पॉइंट क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ किया था क्वेश्चन आता है, तो पॉन्ड वाटर में किया था। फिर ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियल सेल के डायग्राम को भी ड्रॉ किया था। तो पहला चीज हम लोग लिख लेते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, in pond water, and he was also the first scientist to draw the diagram of bacteria, to draw the diagram of बैक्टीरिया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के भी डायग्राम को ड्रॉ किया था। नेम का स्पेलिंग क्या है, एंटोन, ANTON, एंटोन, वॉन, VON, वॉन, लुएन हुक, LEEUWENHOEK, लुएन हुक। हाँ अपर में बोलिए, अनुपम, अनुज्वल, हो गया डन। नहीं हुआ, ठीक। ओके सिद्धि, लिखिए लिखिए। तो दो साइंटिस्ट का नाम हम लोगों ने पढ़ा, एक रॉबर्ट हुक हो गए, दूसरे लुएन हुक हो गए। एक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, एक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। एंड लुएन हुक ने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एक्चुअली वो बैक्टीरियल सेल था, इसीलिए बाद में जाके बहुत सालों बाद उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के डायग्राम को भी ड्रॉ किया था।
फिर से बोल रहे हैं, दो साइंटिस्ट का अभी तक हम लोगों ने नाम पढ़ा। एक है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहला लिविंग सेल नहीं, सॉरी, पहला सेल डिस्कवर किया था, लेकिन जो सेल जो था उनके द्वारा डिस्कवर हुआ वो एक्चुअली डेड सेल था, क्योंकि उन्होंने डेड पार्ट से ही सेल लिया था। डेड पार्ट क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि प्लांट का जो बार्क होता है वो डेड पार्ट होता है, तो डेड पार्ट से लेंगे तो डेड सेल मिलेगा। लेकिन वहीं पे लुएनहुक ने क्या किया, पॉन्ड वाटर में एक ड्रॉप लिया, जिसको वो खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, तो यही सामने आया कि एक कुछ स्ट्रक्चर है, टाइनी स्ट्रक्चर, जो कि मूव कर रहा है। बाद में जाके उन्होंने कहा कि ये जो सेल ही है जो कि पहला लिविंग सेल जो है, हम कह सकते हैं कि लुएनहुक ने डिस्कवर किया था। हो गया, चलिए मिटा रहे इसको। अब देखिए, एक थियरी के बारे में हमको पढ़ना है जिसको हम लोग सेल थियरी कहते हैं। क्या विराज सर, जब डेड सेल था तो वहां निकलता क्या नहीं है भाग से? क्या नहीं निकलता है मतलब? एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। अनम्यूट करिए, बोलिए क्या पूछ रहे हैं विराज? यस सर, अगर जो बाढ़ पे जो डेड सेल था, हाँ, फिर वो निकलता क्यों है? सर निकल, हाँ बोलिए। सर इससे जो पहले वाला पेज था ना, जिसपे आप हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, वो भी समझ लो हाँ, स्टार्ट तो आप रिपीट नहीं किए। सर डबल आ रहा है, 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 डबल आ रहा है सर सबका वॉइस डबल है। आप लोग समझ ही सबको ही अनम्यूट म्यूट ही रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है, इको आ रहा है। मैंने रिपीट किया बिल्कुल। पहला जो आप पेज बोल रहे हैं रॉबर्ट हुक का, मैंने बोला ना वो चीज रिपीट किया, अभी तो बोला कि कैसे डिस्कवर किया था। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो सेल थियरी के बारे में पढ़ना है। जो भी आज डाउट होगा कल क्लास में आप पूछ लेना, जो ऑफलाइन आएंगे, जो नहीं आएंगे आप अभी ही पूछ लेना फिर से, ठीक है? मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। ये पेस एक्चुअली क्लास में रहती नहीं है, क्योंकि काफी तेज पढ़ाया जाता है, हम लोग भी तेज पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। और जो आपको जो भी डाउट होगा आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड जो वीडियो मिलेगा आपको आज के क्लास का, वो फिर से आप देख लोगे तो आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर पूछिएगा ही। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते भी है, वो है सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल थियरी। तो देखिए, सेल थियरी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आता है। कौन कौन से वो साइंटिस्ट है? कौन कौन से वो साइंटिस्ट है थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है माथियास लाइडेन। माथियास स्लाइडेन, SCHLEIDEN, माथियास स्लाइडेन। अगर मैं माथियास स्लाइडेन की बात करूं तो माथियास स्लाइडेन है क्या भाई? तो सिंपली ये जो साइंटिस्ट थे ये एक्चुअली एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट हम लोग कहते किसको है? जो बॉटनी को स्टडी करता है। एक्चुअली मैं अगर बात करूं बॉटनी और जूलॉजी की, आप जानते भी होंगे, तो
साइड में हम लोग लिख लेते हैं कि बायोलॉजी का 2 पोर्शन होता है। बायोलॉजी हैज 2 पोर्शंस। फर्स्ट जो पोर्शन है इसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, एंड सेकंड जो पोर्शन होता है इसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। इसीलिए जूस कहते हैं जहां पे एनिमल को रखते हैं, जूलॉजी। तो बॉटनी के केस में क्या है भाई, तो बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एंड जूलॉजी के केस में हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिंपली 2 पार्ट है, एक एनिमल्स के स्टडी का बॉटनी बोलते हैं बायोलॉजी का पार्ट को, दूसरा जो सेगमेंट होता है जिसे हम जूलॉजी कहते हैं इसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर लिखे। तो देखिए, तो माथियास क्लाइडेन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, मतलब वो एक प्लांट को स्टडी करते थे। वहीं पे एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको हम थियोडोर स्वान कहते हैं। थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो स्वान थे ये एक्चुअली एक जूलॉजिस्ट थे। तो ये तो हमको इतना पहले हम समझ जाते हैं, मतलब सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट का नाम है, एक स्लाइडेन याद रखिएगा, एक स्वान याद रखिएगा। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन प्लांट को स्टडी करते थे और स्वान जो थे वो एनिमल्स के बॉडी को स्टडी करते थे। बस इतना अभी क्लियर है। अगर मैं सेल थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं कि और भी क्या चीजें थी, तो स्लाइडेन बॉटनिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने बॉटनिस्ट होने के तहत बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था, एंड प्लांट्स को स्टडी करने के बाद उनका कंक्लूजन जो था एंड उनका जो नतीजा था वो यही था। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट टिश्यू मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, वो मोर और लेस सेल से ही बने होते हैं, मतलब उनका जो यूनिट होता है वो सेल ही होता है, भले ही वो प्लांट का टिश्यू किसी भी तरह का हो। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ, सारा लिखना है। देखिए, तो स्लाइडेन जो थे, नहीं आया, स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कह रहे हैं हम लोग जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एंड प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया बहुत डिफरेंट तरह। मान लो आम का स्टडी किया होगा, पीपल का स्टडी किया होगा, अमरूद का किया होगा, तो बहुत सारे प्लांट स्टडी किया। किसी का रूट स्टडी किए होंगे, किसी का लीफ स्टडी किए होंगे, किसी का स्टेम स्टडी किए होंगे। तो उनको उतने सारे प्लांट टिश्यू के स्टडी करने के बाद वो कंक्लूजन पे यही आए कि भाई जितना भी प्लांट टिश्यू है वो सारे के सारे सेल से ही बना होता है, भले ही वो टिश्यू किसी तरह का दिखता है। मतलब रूट में भी सेल ही है यूनिट उसका, स्टेम में भी सेल ही है, लीफ में भी सेल ही है। क्या ये बात समझ में आया सबको? फिर से ठीक है, तो लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम स्लाइडेन की बात करें तो इन्होंने क्या ही स्टडी किया था, देखते हैं। देखिए, तो ये बॉटनिस्ट थे एंड ही स्टडीड different plant tissues, different plant tissues and concluded that
all of them are made up of cells। ठीक है, ये इन्होंने स्लाइडन ने ये कहा, स्लाइडन ने बहुत सारे प्लांट के टिश्यूज को स्टडी किया, रूट स्टेम, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया होगा। एंड इतने प्लांट टिश्यू को स्टडी करने के बाद उनका कंक्लूजन यही था कि जितने भी प्लांट टिश्यू मैंने स्टडी किया है मोर और लेस सारे के सारे किस चीज से बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं। ये चीज समझ में आया? नहीं आया किसी को? ओके, सो देखिए ये स्लाइडन थे। अब देखिए अगर मैं स्वान की बात करूं तो स्लाइडन ने जिस तरह, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया था, स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी को स्टडी किया था, काट काट के अंदर से देखा, उसको स्टडी किया होगा, तो इनका भी रिजल्टेंट सेम ही था, इनका भी कंक्लूजन जो था वो सेम ही था। इन्होंने कहा कि प्लांट्स, इन्होंने कहा कि एनिमल्स के भी जो बॉडी होते हैं वो डिफरेंट तरह के सेल से ही बने होते हैं। स्वान ने एनिमल्स को छोड़ के कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया था और ये कहा कि प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री एक पाया जाता है जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। मतलब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, सुनिए पहले। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया था, बहुत सारे एनिमल्स को। उन्होंने भी यही कहा था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे उनका बॉडी जो होता है वो सेल से ही बना होता है। एंड एनिमल्स के साथ साथ इन्होंने कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया था एंड इनका कंक्लूजन यही था कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनमें ऊपर से एक रिजिड बाउंड्री नहीं पाया जाता है, एंड जो कि ये बाउंड्री प्लांट सेल में पाया जाता है, एंड इस बाउंड्री को हम सेल वॉल कहते हैं। मतलब उनका सीधा सीधी कहना यह था कि सेल वॉल का किसी सेल में होना ये प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर होता है, जो कि प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। यही सिंपल सा बात था। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, ये उसका यूनिक फीचर है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है, यही स्वान ने बोला था। एंड ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ये बड़ा ही इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट वर्क की बात करूं तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, साल लेकिन आसपास था। ये 1838 का समय था एंड ये जो थे ये 1839 में स्टडी किए थे। एंड दोनों का जो एक कंबाइंड स्टेटमेंट निकल के ये आया कि एक ने बोला कि प्लांट का जितना प्लांट है सारा सेल से बना हुआ है, एक ने बोला जितना एनिमल है सारा सेल से बना हुआ है। तो प्लांट और एनिमल को मिला के ही तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एक जॉइंट कंक्लूजन ये आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो सेल से बने होते हैं या तो उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। यही सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट था। मतलब बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यही है पहला स्टेटमेंट। लेकिन स्वान की हम बात करें तो देखिए स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, हम लोग लिखते हैं थोड़ा, he studied body of different animals, body of different animals, different animals and observed that all of them are made up of cells।
सेल से ही बना होता है जितना बॉडी। इन्होंने एनिमल्स को छोड़ के कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया था, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें। ये सेकंड, ही ऑल्सो स्टडीड some of plant tissues, some of plant tissues, some of plant tissues and observed that, yeah, and concluded that, लिख सकते हैं, and concluded that सेल वॉल का होना, यानी कि हम कह सकते हैं, नीचे लिख रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is a unique feature of plant सेल। प्लांट सेल का ये एक यूनिक फीचर है जो कि प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यस, you can write all the relevant things you feel to write on your notebook। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो काफी रेलिवेंट है, कंसाइज नोट्स के रूप में है, आपके ही सुविधा के लिए आप ही उसको रिवाइज करोगे, आप ही को कंफर्ट रहेगा। तो देखिए, ये हमारा सेल थ्योरी हो गया। सेल थ्योरी में पहला स्टेटमेंट इनका ही आता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या है, सेल से ही बने होते हैं। No, cell wall is not found in any animal cell. देखिए, हम लोग सेल का एक टिपिकल डायग्राम बनाते हैं। यस, बॉडी में सेल, ह्यूमन बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं एंड हर सेल का डायग्राम भी अलग अलग होता है, लेकिन हम टिपिकल डायग्राम बनाते हैं। टिपिकल कह रहे हैं जिसमें सारा ऑर्गेनेल हमको दिखता है। ठीक है, हो गया। देखिए, तो दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया एंड फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी का। अगर हम बात करें तो दोनों ने मिलके पहला स्टेटमेंट दिया सेल थ्योरी का, बोथ ऑफ देम formulated the cell theory and gave first statement first statement first statement
देखिए पहला स्टेटमेंट दिया था दोनों ने मिलके, लेकिन ये दोनों जो थे ये फेल कर गए थे ओरिजिन बताने के लिए। ये एक ड्रॉबैक है इनका कि इन्होंने बताया तो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे जो है वो सेल से ही बने होते हैं, लेकिन इन्होंने सेल के ओरिजिन को नहीं बताया। तो हम कह सकते हैं बोथ फेल्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेल, कि सेल आया कहां से ये इन्होंने नहीं बता पाया कि सेल आता कहां से या आया कहां से। बोथ फेल्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल। इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम रुडोल्फ वर्चाउ था, एंड वर्चाउ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट सेल थियरी का हो गया। इसको लिख लीजिए, तो एक बार जो चीजें हम लोग ने पढ़ी हैं आज वो फिर से हम रिपीट कर लेंगे। हो गया? सर कल कोचिंग आना है सर सुबह? हाँ कल आना है मॉर्निंग में। सर जो यही पढ़ा है वही सर हाँ जो जो आदित्य सर कल ऑनलाइन क्लास चलेगा? नहीं रुक जाइए एक सर मिनट। कल ऑनलाइन क्लास चलेगा? नहीं कल ऑनलाइन मेरे को बोलने दीजिए। कल ऑनलाइन क्लास हो गया ऑनलाइन एक बार हो गया। देखिए कल मैं बता दे रहा हूँ, अनम्यूट नहीं कर रहे क्योंकि काफी ज्यादा इको हो रहा है, सारे लोगों का आवाज गूंज रहा है। देखिए कल ऑनलाइन क्लासेस शाम में नहीं चलेंगी। अभी का जो क्लास हुआ है सेम क्लास विद सेम कंटेंट कल रिपीट क्लास होगा, एंड आप चाहो तो उस रिपीट क्लास को अटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट आपका सेम ही रहेगा। इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा कल भी, कल के ऑफलाइन क्लास में भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आपके रह गए हैं, आपको फिर से रिवाइज भी करना है, तो आप बिल्कुल आओ, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ कल शाम में क्लास, ऑनलाइन क्लास आपकी रूटीन में नहीं है तो नहीं होगा। चलिए हो गया, बहुत सुंदर ड्राइंग कर लिया आप लोग। हो गया, मत करिए। ओके अनम्यूट करिए, रुक जाइए। हाँ किसको क्या बोलना है? आदित्य तुम बहुत जाएगा। सर बोलिए। सर सेल थ्योरम बता भी नहीं लिखा है। हाँ इतना ही लिखा है। नहीं वो मिटाया है ना ऊपर से। पहले स्लाइडन का था, फिर स्वान, फिर अभी ऊपर से दो पॉइंट हो गया, ठीक है। सर म्यूट सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना। हाँ पीडीएफ अभी मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपका अपलोड होगा तो चला जाएगा। और पता नहीं क्यों आज इको इतना ज्यादा हो रहा है, ये नॉर्मली होता नहीं है। एंड चलिए ड्राइंग करना बंद कीजिए, नाम आ जाता है सबका तो दिख जाता है कौन बना रहा है। सुंदर ड्राइंग, कुछ अच्छा आता है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, काटने का तो सबको आता है। तो देखिए कल ऑफलाइन क्लास होगा विद सेम आपका सिलेबस, जिसको डाउट है वो कल आ सकता है। एंड मॉर्निंग में क्लास होगी 6:30 से। दूसरा चीज इंफॉर्मेशन आपके लिए कि शाम की क्लास आपकी नहीं रहेंगी, एंड
यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा। स्टार्टिंग से मैं बता दूं, हम लोगों ने सेल के डेफिनेशन को देखा था, सेल के डेफिनेशन को देखा था, उसके बाद से हम लोगों ने हिस्ट्रीज को देखा है, ठीक है, रॉबर्ट हुक, लुएन हुक, फिर सेल थियरी, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। हो गया। कौशिक गुप्ता आप ज्यादा एक्टिव है। चलिए हो गया। चलिए देखिए, तो बात क्लियर हो गई कि कल के क्लास में हम लोगों का सेल थियरी तक का अभी सेल थियरी कंप्लीट नहीं हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने ड्रॉबैक देखा है। इसके बाद से इसी चीज को ओरिजिन रुडोल्फ वर्चाउ ने एक्सप्लेन किया था सेल लीनियर थ्योरी के थ्रू, एंड इसी को बताया गया। रुक जाइए, अनम्यूट कर रहे हैं। बोलिए आदित्य। सर क्लास में सर जो अभी पढ़ाएंगे वही ना रिवीजन होगा सर? हाँ, उसी का रिवीजन होगा। रुक जाइए उज्जवल, एक एक करके करने दीजिए। हाँ उज्जवल बोलिए। हाँ उज्जवल बोलिए। क्या हो गया, नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे? चलिए प्रिंस बोलिए। चलिए प्रिंस बोलिए तो। क्या हो गया था? क्या हो गया था? चलिए ओके, हो गया सब चीज हम लोगों का। अब क्लास एंड कर रहे हैं। तो कोई पूछना? Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Nice day, sir. चलिए बाय एवरीवन, कल मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लास में मॉर्निंग में।